कैसा लगा आपको इस तरह मेरा अचानक चले आना? नुमान ने सिलसिला गुफ्तगू की तमहीद बांधी। निरूपा जो अब बिल्कुल प्रोफेशनल बन गई थी बोली, धन भाग हमारे। लेकिन उसे इस बात का एहसास तक न हुआ कि नुमान ने हिफाजत के तहत ही उसे आने से पहले फोन नहीं किया था। इस बात का उससे ज्यादा और किसको इल्म था कि हाई कमीशन के तमाम फोन बग किए जाते हैं, और वो नहीं चाहता था कि निरूपा रॉय से उसकी मुलाकात इंडियन इंटेलिजेंस के इल्म में आए। निरूपा ने अगले चंद मिनट में ही उसे अपना गर्विदा कर लिया था। जिंदगी में शायद पहली बार वो किसी औरत से इस अंदाज में मुतासिर हो रहा था। उसे खुद पर ताज्जुब हो रहा था कि उस जैसा सख्त जान और पत्थर दिल शख्स भी ऐसे जज्बात रखता था। अभी तक वो अपनी इन दिली कैफियत को, जिसका नुमान शिकार हो चुका था, कोई खास नाम देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज जब निरूपा ने अपने हाथ से कॉफी तैयार करके उसे फोम के कप में डालकर उसके कंधे के एक तरफ से करीबन झुकते हुए उसके सामने रखी, तो निरूपा के जिस्म से लिपटी सारी खुशबुएं नुमान को अपने रगोपे में सरायत होने का एहसास हुआ। निरूपा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मुझे अंदाजा है आप ब्लैक कॉफी ही पसंद करते होंगे। नुमान बोला, बड़ी अंतर्यामी दिखाई देती हैं आप। नुमान ने न जाने कैसे कह दिया, वाकई वो ब्लैक कॉफी ही पीता था। निरूपा बोली, नहीं मिस्टर नुमान, अब ऐसी भी बात नहीं है। यूं भी किसी के दिल का हाल जानना बड़ा मुश्किल काम है, और मेरा तो तजुर्बा है नुमान साहब कि कभी कभी दिल और आंखें भी बड़ी सफाई से झूठ बोल जाती हैं। निरूपा की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा थी। नुमान ने कहा, मेरी तो यही दरखास्त होगी निरूपा जी कि मेरे मुतल्लिक ऐसी राय प्लीज कभी ना कायम कीजिएगा। मेरी आंखें उमूमन सच ही कहती हैं। नुमान ने ये बात बिल्कुल गैर इरादी तौर पर कही थी। निरूपा ने अचानक अपना लहजा बदला, बोली, मैं आपकी आंखों का सच जान सकती हूँ नुमान साहब। नुमान एक लम्हे के लिए घबरा गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, मैं समझा नहीं। वो बोली, अरे प्लीज नॉर्मल रहिए, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। इस मर्तबा वो बाकायदा हंस दी। नुमान को यूं लगा जैसे उसे नुमान पर हंसी आई हो। नुमान से रहा न गया, बोला, बड़ा जानलेवा मजाक करती हैं आप। निरूपा ने दोबारा कह कहा लगाया, बोली, वाकई। उसकी हंसी से नुमान को न जाने क्यों एक अजीब सी आसूदगी का एहसास हो रहा था। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। नुमान को वक्त का अंदाजा तब हुआ जब उसे याद आया कि वो यहाँ करीबन 10 बजे आया था। 2 घंटे गुजर जाएंगे उसने कभी सोचा भी न था। 12 बज गए। निरूपा ने अपने बाजू से बंधी घड़ी पर नजर डाली, बोली, जी हाँ शायद। नुमान बोला, कमाल है, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। उसके लिए अब अपनी दिली कैफियत छुपाना मुमकिन नहीं रहा था। निरूपा बोली, यही बात मैं भी आपसे कहने वाली थी। निरूपा इस मर्तबा खिलाफ तवक्को बड़ी संजीदा थी। उसके जवाब में नुमान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। बोला, मुझे अब चलना होगा। नुमान ने फिल वक्त उस जादू नगरी से निकल जाना ही मुनासिब जाना। निरूपा बोली, बहुत मसरूफ हैं क्या आप? आज तो आपका ऑफ डे नहीं है शायद? उसने नुमान की चोरी पकड़ी। वाकई आज हाई कमीशन के दफातर जुम्मे की वजह से बंद थे। नुमान बोला, मैं तो फारिग हूँ, लेकिन आप? वो बोली, अरे हुजूर, हम क्या और हमारी मसरूफियत क्या, चलिए आपको लाल किला दिखा लाएं। आज तो वहाँ नवादिरात की नुमाइश लगी है। नवादिरात देखने का शौक तो है ना आपको? नुमान ने कहा, अरे अरे क्यों नहीं, और ना भी हो तो आप जैसा खूबसूरत साथ छोड़ने को किस काफिर का जी चाहेगा। नुमान को बखूबी अंदाजा था कि उसने ये बात जो बज़ाहिर उसकी तरबियत का हिस्सा थी, ऊपरी लहजे से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से कह दी थी। बहुत कुछ उसके लिए यहाँ खिलाफ तवक्को था। जवाब में निरूपा ने फिर कह कहा लगाया और उठकर खड़ी हो गई। दोनों अब दफ्तर से बाहर आ गए थे। उनका रुख कार पार्किंग की तरफ था, जहाँ निरूपा रॉय की मारुति कार खड़ी थी। नुमान सिफारत खाने की नंबर प्लेट वाली कार में घूमने का रिस्क कम ही लिया करता था। आज भी वो टैक्सी लेकर उससे मिलने आया था। निरूपा को एहसास हो चला था कि कामयाबी उसके कदम चूम रही है। आशीष कुमार के खदशात के बरक्स नुमान उसके लिए बड़ा आसान शिकार साबित हुआ था। लेकिन अपनी दानिस्त में एहसास फतह से सरशार निरूपा को अचानक ही एक सवाल ने परेशान कर दिया। क्या ये सब कुछ मसनूई था? क्या अब तक वो नुमान से सिर्फ अदाकारी कर रही थी? इन सवालात के जवाबात उसके लिए बड़े उलझा देने वाले और परेशान कुन थे। कोई ताकत उसे अंदर ही अंदर इस बात का एहसास दिला रही थी कि वो फातिह से ज्यादा मफ्तू है। ड्राइविंग सीट निरूपा ने खुद ही संभाली थी। न जाने वो क्यों खामोश हो गई थी। यही हाल नुमान का भी था, लेकिन दोनों इस खामोशी से खौफजदा थे। उसकी तह से उठने वाले तूफान की तबाहकारियों का लाशौरी तौर पर ही सही उन्हें इदराक होने लगा था। वो बोली, मालूम नहीं अच्छी है या बुरी, लेकिन मेरी अजीब आदत है नुमान साहब कि ड्राइविंग करते हुए मैं बहुत कम बातें करती हूँ। उसने गाड़ी के बाहरी शीशे में अपने ताक़ुब में आती मोटरसाइकिल को चोर नजरों से देखकर अंदाजा कर लिया था कि आशीष कुमार उससे बेखबर नहीं। नुमान ने फीकी मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, मोहतात और समझदार ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, अपना ध्यान नहीं बटने देते। वो बोली, अब ऐसी भी बात नहीं है नुमान साहब, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पिछले 3 माह में 4 एक्सीडेंट मेरी गलती से हुए हैं।
नुमान मुस्कुराया, बोला तब तो आपका खामोश रहना ही अच्छा है। वो बोली, चलिए साहब, आपको बोर नहीं करते, ये गजल सुनिए। मेहदी हसन को तो जानते ही है ना आप, मेरी तो बड़ी कमजोरी है। ये कहते हुए उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और नुमान को यूं लगा जैसे अचानक किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। वो दर्जनों मर्तबा मेहदी हसन की ये गजल सुन चुका था, लेकिन आज जैसे उसकी जादू असर आवाज ने नुमान को अपने शहर में जकड़ लिया। कुंचा शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। गजल का एक एक लफ्ज जादू की तरह उसके रगो पै में सरायत कर रहा था। उस पर अचानक ही चुप तारी हो गई और निरूपा रॉय कनखियों से उसकी हालत का अंदाजा कर रही थी। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरते हुए वो चांदनी चौक तक आए। कार में चलती टेप ने नुमान को कार से बाहर हशरातुल अर्ज की तरह जमीन पर रेंगते इंसानों के हुजूम से बिल्कुल ही बेनियाज कर दिया था। निरूपा रॉय ने कार फतेहपुरी मस्जिद के नजदीक पार्क की और सहरजदा नुमान के साथ बाहर निकल आई। उसने नुमान को हाथ से छूकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कहाँ खो गए महाराज? नुमान चौंका। कहीं नहीं। नुमान को यूं लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। निरूपा ने दिल लगी के अंदाज में कहा, नहीं महाराज, अब ये बात तो जाने दीजिए, इतने बेखबर तो हम भी नहीं हैं। नुमान मुस्कुराया, तो आपको खबर हो ही गई। निरूपा ने कहा, जी हाँ, कुछ कुछ। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस दी। नुमान भी बेबसी से मुस्कुरा दिया। नुमान के नाना करने के बावजूद टिकट निरूपा रॉय ने खरीदे। उसकी बेचैन नजरों ने नाटे कद के उस नौजवान को ओझल नहीं होने दिया था जो फतेहपुरी मस्जिद से यहाँ तक उनके साथ चिपका चला रहा था। निरूपा को इससे ज्यादा अपने डायरेक्टर आशीष कुमार पर गुस्सा आया था, जिसने उस बेवकूफ को उनके पीछे लगा दिया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन निरूपा को इस बात का भी इल्म था कि आशीष कुमार काउंटर चेक जरूर रखता है। वो अक्सर अपने मातहतों से उमूमन एकेडमी का ये सबक याद रखने की तलकीन किया करता था कि हमारे बिजनेस में कुछ भी काबिल एतबार नहीं, और आशीष कुमार ने तो इस सबक को हर्ज़े जान बना लिया था। लाहौरी गेट पर लहराते भारतीय तिरंगे के नीचे से गुजरते हुए दोनों लाल किले में दाखिल हो गए। कुछ फासले पर एक और दाखिली दरवाजा उनका मुंतजिर था, जिससे गुजरकर दोनों उस छनते हुए बाजार में दाखिल हुए जिसको रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। यहाँ बतौर खास नवादिरात की नुमाइश लगाई गई थी। निरूपा जानबूझकर इन नवादिरात में बड़ी दिलचस्पी दिखा रही थी। कुछ यही हाल नुमान का भी था। दरवाजे के दोनों तरफ सजी दुकानों में अखरोट की लकड़ी पर कश्मीरी खुदाई से इंतहाई नफीस और दिल मोह लेने वाली नक्शकारी की गई थी। हाथी दांत की सन्नाई, संगमरमर से बने ताजमहल, मूर्तियां, शतरंज और उसके मोहरे, ये पूरी जेवरात तो मुसव्वरी का शाहकार दिखाई दे रहे थे। जगमगाती रोशनियों में शीशे के शोकेसों में धरी मरमरी प्लेटों में मौजूद मूर्तियों के ढेर और कीमती पत्थरों से फूटती रोशनियां आंखों को खीरा कर रही थीं। नुमान इन नवादिरात को कम और उनमें मुस्तगरिक निरूपा रॉय को ज्यादा दिख रहा था। उसे वो दौर याद आ गया जब मुगल बादशाह, शहजादे और शहजादियां उस बाजार में घूमा करते थे जो सिर्फ शाही खानदान के लिए सजाया जाता था। निरूपा रॉय उसे मुगल दौर की शहजादी दिखाई थी जो अपने सरापे से बेनियाज उसके दिल पर कदम धरती आन बान से उस बाजार की जीनत बनी हुई थी। कुतुब की लाट ले लो बाबूजी, नटराज ले लो बाबूजी, मोहब्बत का ताजमहल ले लो बाबूजी। छोटे छोटे दो बच्चों ने अचानक ही उनके सामने खड़े होकर पुकारना शुरू किया तो नुमान ठिठक कर रुक गया। बेख्तियार उसका हाथ अपने बटवे की तरफ गया और उसने तीनों चीजें खरीद ली। निरूपा बोली, अरे क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत महंगी देंगे। निरूपा ने जो एक शोकेस पर झुकी कीमती पत्थर देख रही थी, अचानक ही मुड़कर उसे देखा। नुमान ने कहा, कोई बात नहीं, इन खूबसूरत लम्हों की कोई यादगार तो होनी चाहिए ना अपने पास। उसने निरूपा से कहा और ताजमहल उसकी तरफ बढ़ा दिया। निरूपा एक लम्हे के लिए आंखों में हैरत और इस्तेजाब लिए उसे देखती रही। फिर उसने शुक्रिया अदा किया और ताजमहल पकड़ लिया। हमेशा की तरह एक अब्दी मुस्कुराहट उसके होंठों पर मौजूद थी। नक्कार खाने के दरवाजे से गुजरकर दोनों उस पर मौजूदा अजायब घर में पहुंचे जहां कदीम जंगी साजो सामान मौजूद था। फिर तारीखी दीवाने आम पर धरे संगमरमर के तख्त पर दूसरों की तरह बैठकर दोनों ने यहाँ की रस्म पूरी की। तख्त नशेमन का नजारा किया जहां कभी जिल्ले इलाही कदम रंजा फरमाया करते थे। निरूपा रॉय उसे एक एक दीवार का तारुफ करवाती जा रही थी और अब दोनों दीवाने खास में पहुंच गए थे जब अचानक ही नुमान ने इस तरह गिरने की अदाकारी की कि निरूपा के पीछे उसका चेहरा छुप गया। निरूपा को इस बात का अंदाजा न हो सका कि नुमान का ये फेल बिल्कुल इरादी था, क्योंकि नाटे कद का वो गधा जो मोटरसाइकिल पर उनका ताकुब करते हुए यहाँ तक आया था और अब बज़ाहिर दूसरे लोगों की तरह तस्वीर उतारने के चक्कर में नुमान की तस्वीर उतारना चाहता था, नुमान की नजर में आ चुका था। निरूपा ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि फतेहपुरी की पार्किंग से यहाँ तक अपने ताकुब में आने वाले उस सफेद पोश को उसने नोट कर लिया है। नुमान के लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं थी
क्योंकि वो इस खुशफहमी का कभी शिकार नहीं रहा था कि हाई कमीशन के गेट से बाहर निकलने वाले किसी भी जी नफ्स को इंडियन इंटेलिजेंस नज़रअंदाज कर सकती है। उसे इस ताक़ुब का यकीन था, लेकिन ये बात उसके लिए बहरहाल परेशान कुन थी कि कहीं ये लोग निरूपा रॉय को परेशान न करें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निरूपा को उसकी वजह से किसी कबाहत का सामना हो। नुमान ने घड़ी की सुइयों पर नजर डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। निरूपा ने सर तस्लीम खम करने के अंदाज में कहा, जैसे आपका हुक्म। दोनों अब फतेहपुरी की तरफ जा रहे थे। ताक़ुब करने वाले को शायद नुमान की बाखबरी और अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हो गया था, क्योंकि अब वो मंजर से गायब था, या फिर इतना मोहतात होकर उनका ताक़ुब कर रहा था कि नुमान की नज़रों से ओझल हो गया। नुमान ने यही अंदाजा लगाया था कि अब उसकी जगह किसी दूसरे ने संभाल ली होगी, जबकि निरूपा ये सोच रही थी कि शायद उसे यहाँ तक ही उनके साथ आने की हिदायत की गई हो। धनपत सिंह मामूल के मुताबिक ही 2 बजे के बाद डांसिंग स्कूल पहुंचा। गेट पर मौजूद चौकीदार से, जो उसका बाकायदा सोर्स बन चुका था, उसने हस्बे मामूल निरूपा के मामूलात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। और जब उसे चौकीदार ने बताया कि कोई निरूपा रॉय को मिलने आया था, तो धनपत सिंह को बाकायदा बिजली का झटका लगा। उसने दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहा और इस तसव्वुर से लर्जा होने लगा कि जब वो आशीष कुमार के सामने इस नालायकी की वजाहतें पेश कर रहा होगा। ये बात वो भी अच्छी तरह जानता था कि आशीष कुमार ने जरूर निरूपा रॉय पर काउंटर चेक लगाया होगा और किसी दूसरे एजेंट ने जरूर निरूपा रॉय और नुमान पर चेक रखा होगा, जिसके बाद उसके पास झूठ बोलने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई होगी। नुमान उसकी तवक्को से बढ़कर चालाक साबित हुआ था। उसका इस तरह अचानक आना ये साबित करता था कि वो भी धनपत की तरह उस बरादरी का मेंबर है और ऐसे बहुत से दाव पेच जानता है जिनसे आशनाई उसके हम पेशा लोगों के लिए जरूरी है। इस सोर्स से धनपत को कोई ढंग की बात तो क्या मालूम होती, उल्टा वो कंफ्यूजन का शिकार हो गया, क्योंकि जिस तरह का नाक नक्शा वो नुमान का बयान कर रहा था, नुमान उससे कुछ मुख्तलिफ था। कहीं निरूपा ने कोई और, तो उसके जहन में अचानक ही शक पैदा हुआ। लेकिन नहीं, उसने सोचा ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आशीष कुमार को बेखबर रख कर निरूपा रॉय कोई खेल खेलने की कोशिश करे। काफी देर तक वो उस डांसिंग स्कूल के सामने सड़क की दूसरी तरफ चाय की दुकान पर बैठकर निरूपा रॉय और नुमान का इंतजार करता रहा, लेकिन उन्हें न आना था और न ही वो आए। शाम दिल्ली पर उतरने लगी थी जब धनपत सिंह वहां से रवाना हुआ। उसने अपनी रवानगी की रिपोर्ट में सिर्फ इतना तस्करा किया था कि फुला वक्त पर निरूपा रॉय से मिलने नुमान आया। फुला वक्त फिर वो स्कूल से निकले और शाम तक वापस नहीं लौटे। बहरहाल इस बात का उसे बखूबी अंदाजा था कि आशीष कुमार उससे मुतमईन नहीं होगा। वेल डन। अपने सामने मौजूद निरूपा रॉय को देखकर आशीष कुमार ने कहा, जबरदस्त, बहुत अच्छा जा रही हो। उसे अगले 2-4 दिन में अपने बेडरूम में ले आया। बिलाखिर उसने निरूपा रॉय को फाइनल टास्क दे दिया। निरूपा ने डरते डरते कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी सर, लेकिन ये जरा मुख्तलिफ किस्म का बंदा है। आशीष कुमार ने सिगरेट का लंबा कश लगाकर धुआं फजा में बखेरा। बोला, मैं समझा नहीं। वो बोली, मेरा मतलब है कि उसने निरूपा की बात काट दी। डैम इट, देखो निरूपा रॉय, थोड़े बहुत फर्क से सब मर्द एक ही तरह के होते हैं। वो कोई मरीख का बाशिंदा नहीं है, इसी जमीन पर बसने वाला इंसान है, और औरत सबकी कमजोरी होती है, खास तौर पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत। निरूपा को आज सुबह ही आशीष कुमार ने अपने एक मातहत के जरिए सेफ हाउस में तलब किया था। यह सेफ हाउस वो लोग बतौर खास ऐसे ही ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दिल्ली के एक पॉश एरिया में मौजूद एक शानदार और महंगे फ्लैट में बड़े खुसूसी आलात नस्ब किए गए थे, जिनके जरिए यहाँ दाखिल होने वाले की कोई भी हरकत या गुफ्तगू कैमरे की आंख से बच नहीं सकती थी। जिन सिफारतकारों को उन लोगों ने अपने जाल में फांसना होता था, उन्हें निरूपा रॉय जैसी शातिर लड़कियां अपने दामे हुस्न में फंसाकर यहाँ ले आती थी, और यहाँ आने के बाद खुद को शहजादा इंदर समझने वाला सिफारतकार जब यहाँ से फारिग होकर सिफारती मिशन पर पहुंचता, तो उसे बड़े शानदार तरीके से उस रात की सारी रिकॉर्डिंग पहुंचाकर मुलाकात की दावत दी जाती। ये मुलाकात उसकी महबूबा की बजाय कोई मंझा हुआ ऑफिसर करता था, जो सिफारतकार को ब्लैकमेलिंग, लालच और हवस के जाल में फांस कर अपना बंदा बेदाम बना लेता। ऐसा बहुत कम हुआ था कि कोई भी सिफारतकार उनके इस हमले से बच पाए। अब आशीष कुमार यही खेल नुमान के साथ खेलने जा रहा था। उसने अपनी दानिश में ये अंदाजा लगाया था कि नुमान भी दूसरे मर्दों की तरह निरूपा रॉय के जिस्मानी जावियों का असीर बन चुका है, और अब खेल को ज्यादा लंबा करने की बजाय जल्द ही अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाएंगे। निरूपा रॉय के लिए अपने बॉस का ये हुक्म कोई नई बात नहीं थी। इस बिजनेस में यही कुछ होता था। अपना टारगेट हासिल करने के लिए ये लोग कहां तक जा सकते थे, इसका उन्हें बखूबी इल्म था। निरूपा रॉय और उस जैसी दूसरी लड़कियों को, जिन्हें बतौर खास
काउंटर इंटेलिजेंस के लिए मुंतखब किया जाता था। मर्दों को अपने जाल में फांसने के जदीद तरीन तरीके सिखाए जाते, उन्हें जिनसियत के इस खेल में ताक करने के लिए अमली मराहिल तय करवाए जाते और रॉ के माहिरीन नफ्सियात इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लेते कि जिस लड़की पर वो काम कर रहे हैं उसने शौरी और लाशौरी दोनों तरह उसे दिलो जान से कबूल किया है या बादल नखास्ता ऐसा कर रही है। निरूपा रॉय इन तमाम मराहिल से गुजर चुकी थी। उसके नज़दीक औरत की निस्वानियत नाम की शय का वजूद बाकी नहीं रह गया था, लेकिन न जाने क्यों 2-3 मुलाकातों के बाद ही उसे ये महसूस होने लगा था जैसे नुमान के साथ वो अपने बॉस की तवक्कुआत के मुताबिक ये खेल नहीं खेल पाएगी। उसे उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन अपनी किसी भी हरकत से अपने दिली जज्बात का इजहार अपने बॉस पर करने का मतलब वो अच्छी तरह जानती थी। मुलाजिमत से छुट्टी या फिर सारी उम्र के लिए खुड्डे लाइन लगे रहना, जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। वो तो अपने तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी कमालात के जरिए जल्द अज जल्द फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी। उसके देखते ही देखते उसकी 3 हम मनसब लड़कियां इस नौयत के कारनामे सर अंजाम देने के बाद भारतीय सिफारती मिशंस में गुलछर्रे उड़ा रही थी। आशीष कुमार ने उसे सेफ हाउस के दूसरे कारकुनों से जो यहाँ चौकीदार और खानसामा के रूप में मौजूद थे मुतारिफ करवाकर उसकी एक चाबी थमा दी थी और उसकी कमर थपथपाकर अपनी दानिश्त में उसे हल्ला शेरी देने की कोशिश की थी। बड़ा अहम सब्जेक्ट है निरूपा, उसे काबू कर लो। अगर तुमने ये टारगेट हिट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अब्रॉड जाने से नहीं रोक सकती। यही ख्वाब है ना तुम्हारा? उसने निरूपा की आंखों में बराह रास्त झांकते हुए कहा। निरूपा ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यस सर। थोड़ी देर बाद मजीद हिदायत के साथ वो यहाँ से वापस जा रही थी।